गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर वर्ण विचार लेकर आए हैं पढ़ाने। ठीक है, पहले हम वर्ण किसे कहते हैं वे पहले जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ही बोलते उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ण के भेद। उच्चारण के आधार पर वर्ण के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। एक स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम पहले स्वर पढ़ेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इन्हें स्वतंत्रता पूर्वक बोला जाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर जो है स्वतंत्रता पूर्वक बोली जाती है, इनको बोलने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ये जैसे बोली जाती है, ठीक है, वैसे लिखी भी जाती है। इन स्वरों की संख्या 11 है। देखिए कौन कौन सी हिंदी वर्णमाला को हम लोग देखते हैं। ये 11 स्वर हैं हमारे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये स्वर हैं हमारे। और अंग ह जो है अयोगवा है। ठीक है, अयोगवा लिखते हैं हम लोग अंग तक, लेकिन बोलते समय स्वर किसे कहते हैं, कितने होते हैं, तो हम 11 बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। आगे फिर देखिए, स्वर हम पढ़ लिए, स्वर कितने हैं, संख्या में 11, वह भी जान लिए। अब स्वर के भेद। ठीक है, स्वर के भी भेद होते हैं बच्चों। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, आइए देखिए, यहाँ आपके बुक में दिया है अ, ई, उ, री। हम इसको जब पढ़ते हैं बिना मात्रा वाले शब्द को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको हम बोलते हैं जब, तो उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है ना। और यही दीर्घ स्वर, दूसरा स्वर दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। देखिए बच्चों, आ, ई, ओ, उ, ए, ओ। हम मात्राएं ज़्यादा होने के कारण, 2 मात्रा होने के कारण इन्हें बोलने में हमें किस ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर में मात्रा नहीं है और दीर्घ में मात्रा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दुगुना समय हमें लगेगा दीर्घ स्वर को बोलने में। ठीक है, ये संख्या में 7 है। ठीक है, और ग प्लुप्त स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इस स्वर को दिखाने के लिए हमें यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, राम, सुनो आदि। ठीक है, इसमें हमें दीर्घ और ह्रस्व दोनों स्वरों से अधिक समय लगा बोलने में, तो ये प्लुप्त स्वर है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए हम लोग मात्राएं पढ़ेंगे। कई बार हमें व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग करना पड़ता है, तब स्वर का रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वर का ये परिवर्तित रूप ही मात्रा कहलाती है। जैसे बच्चों, हम व्यंजन के बाद जब स्वर का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। वो लिखने में भी और देखने में भी। जैसे देखिए, प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। स्वर है, इनकी अपनी मात्राएं हैं। देखिए यहाँ पर। ठीक है, स्वरों के अतिरिक्त अयोग वाहो अंग अ ह की भी मात्रा होती है। जो स्वर है उनके अलावा अंग अ ह की भी मात्रा होती है। ठीक है, जब ये व्यंजन में लगते हैं तो देखिए ये कैसे
ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कितना परिवर्तन लिखने में होता है, देखने में भी होता है। चलिए हम अब स्वरों की मात्रा देखते हैं। ठीक है, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है बच्चों। ठीक है, स्वर में अ की कोई मात्रा नहीं है। अब देखिए बस जो है इसमें, ठीक है, व्यंजन है ये, इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। इसे हम लिखते कैसे हैं? ब हलंत जोड़ अ हलंत स हलंत अ। ठीक है, ये जब हलंत लग जाता है तो ये आधा ब होता है। अगर हलंत हटा के लिखे तो इसे हम आधा ब लिखते हैं। ठीक है, जोड़ अ की भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे तोड़ के लिखते हैं। व्यंजन में स्वर को मिला के ऐसे लिखते हैं, जोड़ स हलंत जोड़ अ। ठीक है, फिर आ का देखिए, आ का मात्रा देखिए, अ में एक पाई लगता है, ये आ की मात्रा हो जाती है राज्य। व्यंजन में ये अगर किसी भी व्यंजन के साथ जब ये मात्रा लगती है तो यह मात्रा आ की होती है। जैसे राज्य, र में एक पाई हुआ, ठीक है, तो राज्य हुआ। ठीक, तो इसको हम कैसे स्वर के साथ तोड़कर, ठीक है, और मिलाकर लिखेंगे। देखिए खंडन करके लिखेंगे, र हलंत जोड़ आ। ठीक है, स्वर के साथ मिलाकर लिखते हैं, जोड़ ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ। ठीक है, क्योंकि इसमें य में कोई पाई नहीं है, इसलिए हम जिसमें पाई नहीं होगा, ठीक है, जिसमें मात्राएं नहीं होंगी, उसमें हम अ को लगाएंगे। ठीक है, अब ई की मात्रा देखिए, इसको हम लोग छोटी ई कहते हैं। छोटी ई की मात्रा कैसे होती है? ठीक है, ऐसे हम इनको व्यंजन में छोटी ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगाकर इस मात्रा को लिखते हैं। अब देखिए व्यंजन के साथ हम स्वर को कैसे मिलाते हैं, इसका खंडन करके तोड़ के कैसे लिखते हैं। ल जोड़ ई, ये छोटी ई की मात्रा है ना, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ई जोड़ प। फिर इसमें छोटी ई की मात्रा है, जोड़ ई। ठीक है, अब उसी तरह बड़ी ई की मात्रा होती है हमारी, ठीक है, व्यंजन के पीछे से लगाते हैं। ये देखिए बड़ी ई की मात्रा है, उसको हम लोग कैसे तोड़ के लिखते हैं, खंडन करके व्यंजन और स्वर को एक साथ अलग अलग कैसे करते हैं और लिखते हैं। प हलंत जोड़ ई, ये देखिए बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन इसको हम सही लिखेंगे, जोड़ ल हलंत ई। ठीक है, अब ऊ की मात्रा हम जब व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा लिखते हैं तो उसमें ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे उस व्यंजन की नीचे ऐसे गोल घुमा के पूंछ बनाते हैं और इसे हम तोड़ के व्यंजन के साथ ऐसे लिखते हैं, ग हलंत जोड़ ऊ जोड़ र हलंत ऊ। ठीक है, वैसे ही बड़ी ऊ की मात्रा ये है बच्चों। ठीक है, री की मात्रा ऐसे है, व्यंजन के नीचे ऐसे घूम जाता है। ठीक है, ए की मात्रा ऐसे है, ऊपर में ऐसे दिया रहता है। फिर ओ की मात्रा भी देख रहे हैं, औ की मात्रा भी, अंग की मात्रा भी। औ की मात्रा में देखिए जैसे ये मात्रा स्वर के पीछे लगा है वैसे ही व्यंजन के पीछे भी लगा है। ठीक है, ओ की मात्रा देखिए जैसे स्वर में लगा है, उसका वह व्यंजन में भी वैसे ही मात्रा लगा है। ठीक है, स्वर के साथ, स्वर व्यंजन के साथ लगा हुआ है मात्रा के रूप में। ठीक है, ए में भी देखिए पैसा में, ठीक है, ए में देखिए मेला। ठीक है, ऐसे करके हम स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ लगाते हैं जब व्यंजन को साथ में मिला के लिखते हैं। अब देखिए अंग अह की मात्रा, ये बिंदु है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। क के ऊपर जो बिंदु है, ठीक है, वह हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारी वायु जो है उस समय वायु केवल नाक से निकलती है। ठीक है, तो हम न हंस देखिए बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारे जो है हवा नाक से निकल रही है, तो वहाँ हम बिंदु लगाएंगे एक और उसको ऐसे लिखेंगे, हा हलन जोड़
और जो ऊपर बिंदु जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, इसको अनुनासिक बोलते हैं, इसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। चंद्र बिंदु में हम किसी भी व्यंजन के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, जैसे हंस, देखिए हंस में चंद्र बिंदु है, ठीक है। जब उसका हम खंडन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ह हलन जोड़ अ, चंद्र बिंदु ऊपर जोड़ स और फिर जोड़ अ, ठीक है। फिर अह, देखिए अह में 2 बिंदु लगा होता है। इसे हम जब भी उच्चारण करते हैं तो ह हमारे बोलने पर लगता है कि हम हल्के से ह बोल रहे हैं, ठीक है। उसमें देखिए अतः, ठीक है, अतः, प्रातः, ऐसा हम उच्चारण जब करते हैं तो निकलता है। उसका देखिए मात्रा ये होती है 2 बिंदु, ठीक है। अ जोड़ त, ठीक है, हलंत जोड़ अह हम लिखते हैं इसका खंडन करके, ठीक है बच्चों। अब देखिए अयोगवा, जो स्वर थे 11 थे, उसके बाद अंग अह जो है उसे हम अयोगवा कहते हैं। ये वर्ण ना तो स्वर के वर्ग में आते हैं और ना ही व्यंजन के वर्ग में। ये जो तीनों हैं अंग अह ना ही व्यंजन में आते हैं ना ही स्वर में आते हैं। इनकी संख्या 3 है, अंग अह, ठीक है। अब पहला अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार इसे कहते हैं जो ऊपर एक बिंदु रहती है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से ही निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार को जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो हमारी वायु केवल नाक से निकलती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जैसे ढ, य, न और म जब किसी व्यंजन से पहले जुड़ता है तो उसे अनुस्वार लगाकर दर्शाया जाता है। देखिए पंचम वर्ण किसे कहते हैं? पंचम वर्ण देखिए क ख ग में जो 5वें स्थान पर है, ठीक है, उसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। और जब इसे व्यंजन के साथ मिला के लिखते हैं, ठीक है, इसे व्यंजन के साथ जब लिखते हैं तो ये व्यंजन से पहले जुड़ता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं। ऊपर जुड़ता है, ठीक है, उसे अनुस्वार लगाकर दर्शाया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे देखिए हंस, चंचल, मंगल, चंपक आदि, ठीक है। हंस बोलिए, हंस बोलने पर नाक से हमारी वायु जो है केवल नाक से निकलती है, ठीक है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं और लिखते हैं ऊपर बिंदु लगाकर, ठीक है ना। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक मतलब हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन्हें लिखते समय शब्द पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। शब्द पर क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए चांद में हम क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु। दांत अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा जैसे अनुस्वार में नाक से ध्वनि आ रही थी, वैसे ये दोनों नाक और मुंह दोनों से ये उच्चारण होगा, हम निकलती है दोनों से वायु, ठीक है। सांझ, हंसना आदि, ठीक है। आगे हम विसर्ग पढ़ते हैं। अह को अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। उनका उच्चारण हल्के से ह वर्ण की भांति होता है, जैसे अतः, पुनः, दुख आदि, ठीक है। देखिए स्वतः, प्रातः सब में ह क्या हो रहा है? हल्के से हम ह भी बोलते हैं, वैसे में कौन विसर्ग लगता है, ठीक है ना। बच्चों स्वर आपको समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। सेकंड पार्ट में हम व्यंजन पढ़ाएंगे। थैंक यू।